चलिए आज हम लोग बूस्टर सीरीज में आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया है। अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए तो बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो होयसले शासकों से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के बाद बल्लाल तृतीय की मृत्यु के बाद हरियर और बुक्का ने 1336 में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की नींव कब पड़ी, तो 1336 में पड़ी है। कब पड़ी है? 1336 ईस्वी में पड़ी है। और किसके द्वारा, तो ध्यान में रखेंगे किसके द्वारा, तो हरियर और बुक्का। ठीक है, हरियर और बुक्का कौन थे, तो हरियर और बुक्का की बात करेंगे, दो भाई थे। ठीक है, उनके द्वारा मतलब क्या किया गया, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, माना जाता है कि प्रतिष्ठित शैव संत एवं संस्कृत विद्वान विद्यारण्य ने साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो विद्यारण्य जो थे इनके गुरु थे। क्या थे विद्यारण्य? इनके गुरु थे। इन्होंने इस्लाम धर्म में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, इन लोगों को इस्लाम बना दिया था। ठीक है, तो जब ये विद्यारण्य से जब मिलते हैं तो फिर से अपने आप को क्या करते हैं, इस्लाम धर्म से फिर से मतलब हिंदू धर्म में क्या होते हैं, प्रवर्तित होते हैं। ठीक है, पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, फिर मतलब इनको विद्यारण्य के प्रेरणा से फिर से इसको हिंदू धर्म में क्या किया गया, वापसी किया गया। ठीक है, प्रारंभ में साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो अनेगोंदी थी। ठीक है, तो प्रारंभ में विजयनगर साम्राज्य करेंगे तो अनेगोंदी थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि तुंगभद्रा नदी के, ठीक है, ध्यान रखें, जो तुंगभद्रा नदी में थी। से होयसल शहर होसापट्टनम हम्पी के पास तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पे हस्तांतरित कर दिया गया। इसका नाम बदलकर विजयनगर, मतलब विजयनगर जीत का मतलब विजय का शहर मतलब कर दिया गया। तो प्रारंभ में इसकी राजधानी अनेगोंदी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन बाद में इसकी राजधानी कहाँ पे हो जाती है, हम्पी हो जाती है। ध्यान में रखेंगे, ये तुंगभद्रा के उत्तरी तट पे अनेगोंदी हुआ करता था। हम्पी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पे था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसका नाम क्या था, होसापट्टनम भी था। क्या बोलते थे, होसापट्टन के नाम से भी इसको जानते थे। ये भी आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाद में जाके इसका नाम क्या रखा गया, तो विजयनगर रखा गया, जिसको बोलते थे जीत का शहर। तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी जो थी अनेगोंडी ही थी, यही मैं आपको बात बात बताना रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। हम्पी का नाम की बात करें, स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पे रखा गया था। हम्पी जो थी राजधानी जो थी विजयनगर साम्राज्य की, तो वहाँ की एक देवी थी, मातृ देवी थी, स्थानीय देवी थी, उनके नाम पे रखा गया था, जिनका नाम था पंपा देवी था। और विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की भूमिका देखेंगे तो बड़ा उपयुक्त मानी जाती है। रीजन ये भी था, विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की भूमिका उपयुक्त मानने की रीजन ये था कि महिलाओं का सेनाओं में भी यहाँ पे आपकी भर्ती आपको देखने को मिलती है। कृष्णदेव राय की सेनाओं में भी महिलाओं की नियुक्ति की गई थी। अब बड़ा सम्मान प्राप्त था महिलाओं को। ठीक है, हालांकि विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति हो गया, बाल विवाह प्रथा हो गया, ठीक है, सब, ठीक है, सब कुछ मतलब क्या था यहाँ पे। ठीक है, संगम की बात करेंगे तो इस वंश का फाउंडर की बात करें, हरियर प्रथम था। सालुक की बात करेंगे तो नरसिंह सालुक था। तुलुक की बात करेंगे तो वीर नरसिंह थे। ठीक है, अरबिडू की बात करेंगे तो तुरुमल साहब थे। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिए। तो संगम वंश के फाउंडर की बात करेंगे कौन थे, तो हरियर प्रथम थे। ठीक है, सालुक की बात करेंगे तो सालुक नरसिंह थे। तुलुक की बात करेंगे वीर नरसिंह थे। अरबिडू की बात करेंगे तो तिरुमल थे। ठीक है, वीर नरसिंह के बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं, कृष्णदेव राय आते हैं, उनके छोटे भाई थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो था तुलुक वंश का मतलब क्या था, महानतम शासक था, जिसको बाबर ने समकालीन भारत का सबसे महानतम शासक बनाया। किसे बताया, वीर नरसिंह, सॉरी, कृष्णदेव राय को बताया। ठीक है, बाकी चार वंश ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश का शासन था। हरियर और बुक्का अपने पिता के नाम पे इस वंश का नाम संगम रखा। वहां के स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पे हम्पी का नाम पड़ा था, जो कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पे था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1336 से लेकर 1485 तक आप देखोगे तो कि मतलब क्या था, तो वहां पे संगम दिखेगा। और यहाँ पे 1570 से लेके, ठीक है, 1650 तक आपको क्या, अरबीडू दिखेगा। रीजन क्या था सर, 1565 में टालीकोटा राक्षसी तंगरी की युद्ध होती है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है। लेकिन फिर से आप देखोगे तो 1570 में फिर से अरबीडू वंश आपको रूल करते हुए दिखेगी। ठीक है, हालांकि उसका राजधानी दूसरे जगह से चलता है, लेकिन बाद में फिर विजयनगर आ जाती है। अब आते संगम वंश की बात करेंगे तो फाउंडर क्या हो जाएंगे, हरियर और बुक्का थे, लेकिन पहला शासक जो थे हरियर थे। 1336 से लेके 1556 तक आपको ध्यान में रखना है। इसने मैसूर के होयसल शासक को पराजित किया और उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इनका उत्तराधिकारी कौन बना, बुक्का बना था उत्तराधिकारी। इसने कृष्णा नदी के एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की एवं देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्यों पर शासन करने का संकल्प किया।
कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि का स्वामी इन्हें देवता को माना जाता है, ठीक है। इन्हीं देवता को माना जाता है जिनका नाम था पंपा देवी, ठीक है। अब आते हैं तो उनके बाद बुक्का शासक बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन विशेष प्रश्न वहां से नहीं पूछे जाते, ठीक है। महत्वपूर्ण शासक की बात करें, देवराय प्रथम बड़ा इंपॉर्टेंट शासक था, ठीक है। बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी को उसने पराजित किया था। बाद में बारलंग के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, उसने जिसने दक्कन में शक्ति संतुलन को परिवर्तित कर दिया और फिरोज शाह बहमनी को पराजित कर दिया और कृष्णा नदी के मुहाने तक संपूर्ण रेड्डी क्षेत्र पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। महानतम शासक इसलिए था क्योंकि जनता को जब इनका साम्राज्य पानी की समस्या से गुजर रहा था तो इसने तुंगभद्रा एवं हिराद्र नदी पर बांध बनाया था और जल की कमी की समस्या से निपटने के लिए नहरों का भी प्रयोग किया था। ये नहर को अपने शहर तक भी लेकर आ गया था, ठीक है। तो किस नदी पे बांध बनाया गया था? तो देवराय प्रथम के शासन के तुंगभद्रा और हिराद्रा नदी पे बांध बनाया गया और उसको नहर से पानी को लेकर अपने शहर तक लेकर आया, ठीक है। इसके शासनकाल में विजयनगर के देवरा, विजयनगर का या था निकोली कोंटी की बात करेंगे जो कि इतावली आती था 1420 में। विजयनगर का दौरा जो था निकोलो डी कांटी की बात की किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में किया था। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। अब देवराय प्रथम के बाद आपको कौन आएंगे? तो देवराय द्वितीय आएंगे, ठीक है। देवराय द सेकेंड की बात करेंगे, महत्वपूर्ण शासक है। देवराय प्रथम के बाद ही आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संगम वंश का सबसे महान शासक था। हरियर बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय के सभी से अगर करें तो अब्दुल रज्जाक इनके शासनकाल में आते हैं। संगम वंश के सबसे महानतम शासक की बात करें, देवराय द्वितीय ही थे। इसने क्या किया था? इसने उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया था। देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था। तो उड़ीसा के जो गजपति शासक थे उनको इन्होंने पराजित किया। ये थोड़ा कूटनीतिज्ञ थे क्योंकि इनको पता था कि बहमनी साम्राज्य जो है हमारा जो पड़ोसी जो वहाँ के मुसलमान के द्वारा साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो इन्होंने चाल चलकर देवराय द्वितीय अपने सेनाओं में मुसलमानों का भर्ती करवाया था। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, बड़े संख्या में अपने सेना में मुसलमानों का भर्ती कराने वाला शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था, ठीक है। तो फरिश्ता दक्कनी सुल्तानों के दरबारी इतिहासकार के अनुसार प्रशिक्षित मुस्लिम घुड़सवार सेना की भर्ती एवं अपने सैनिकों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण जो दिया था देवराय द्वितीय दिया था। हालांकि सेना में मुसलमान भर्ती देवराय प्रथम के शासनकाल से ही हो रही थी, लेकिन इनके समय में अधिक हो गया था। अब्दुल रज्जाक की बात करेंगे तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक, ध्यान में रखेंगे। तो उसके शासनकाल के दौरान कोची के जमोरी ने विजयनगर दरबार का दौरा किया था, ठीक है। कोची के वही जमोरिन शासक था जब यहाँ पे 1498 में आप देखोगे वास्को डी गामा जब आता है, पुर्तगीज था वास्को डी गामा, तो जमोरिन को मतलब क्या करता है? हटा देता है, पराजित कर देता है आगे चल के, ठीक है। पहले जिस समय वास्को डी गामा आता था उस समय मालाबार कोची का शासक जो था जमोरिन ही था, ठीक है। नुनिज की माने तो नुनिज के अनुसार श्रीलंका तथा तेनासेरिम, जिसको मलय और बर्मा के राजा उसे नजराना देते थे। मतलब नजराना मतलब गिफ्ट भेजा करता था, मतलब एक तरह से समझिए स्वाधीनता स्वीकार कर रखी थी, ठीक है। तो श्रीलंका और तेनासेरिम मतलब मलय और बर्मा के राजा उनको क्या देते? नजराना देते थे। अब्दुल रजाक जो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और निकोलो डी कैंटी की बात करेंगे तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ये चार शासक की बात करेंगे, बुक्का प्रथम हो गया, हरियर हो गए, ठीक है, देवराय प्रथम हो गए, देवराय द्वितीय हो गए। तो ये संगम वंश के क्या थे? महत्वपूर्ण शासक थे। अब आते हैं तुलुक वंश। तुलुक वंश की बात करेंगे, फाउंडर का नाम मैंने क्या बताया था? तो तुलुक वंश का फाउंडर का नाम वीर नरसिंह थे, ठीक है। सालुक का कुछ विशेष नहीं पूछा जाता है, मैं फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इस पर डायरेक्ट तुलुक पे आ गए। तो तुलुक के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे 1509 से लेकर 29 तक थे, कृष्णदेवराय थे, बाबर के समकालीन थे। बाबर जब अपना पुस्तक लिखता है जिसका नाम था तुजक बाबरी, तो तुजुक बाबरी में, ठीक है, तुजुक बाबरी में बाबर जो था भारत का समकालीन हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय को बताता है, ठीक है। इनको आंध्र भोज के नाम से भी इनको जानते थे, ठीक है। बहमनी सुल्तान से इनकी पारंपरिक दुश्मनी थी, ठीक है। बहमनी से तो मतलब सबका दुश्मन था ना, मतलब जितने भी शासक जो होंगे विजयनगर साम्राज्य सबकी दुश्मनी बहमनी से होगी। उड़ीसा के गजपति शासक के साथ दोनों मोर्चों पर युद्ध किया, ठीक है। रायचूर द्वार जो कि एक विवाद के कारण तो 1512 में अधिकार कर लिया। ओडिशा के शासकों को अपने अधीन किया 1514 में। बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने 1520 में क्या किया? पराजित कर दिया, ठीक है। इसने विजयनगर के समीप नागलापुरम नामक एक उपनगरीय, ठीक है, टाउनशिप की स्थापना की थी। नागलपुरम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के वन ऑफ द ग्रेट शासक की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय ने किया था।
जिनका नाम अपने माँ के नाम पे उन्होंने रखा था, तो नागलमपुरम का नाम अपने माँ के नाम पे रखा था, ठीक है। जो मंदिर बनाया, हजारा स्वामी मंदिर की बात करेंगे, विट्ठल स्वामी मंदिर की बात करेंगे, विजय महल की बात करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने मंदिरों में गोपुरम का भी निर्माण करवाया था। तो विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, विजय महल का निर्णय करने का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्णदेव राय को जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदेशी यात्री भी इनके भी शासनकाल में आते हैं, डोमिंगो प्यास, ठीक है, नूनीज, ठीक है, बारबोसा ने कृष्णदेव राय के चरित्र एवं विजयनगर शहर की समृद्धि की प्रशंसा की है, ठीक है। तो डोमिंगो प्यास, बारबोसा का नाम इंपॉर्टेंट है, नूनीज वगैरह ने भी इनके बारे में चर्चा किया है, ध्यान में रखेंगे। ये संस्कृत और तेलुगु के प्रसिद्ध विद्वान थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने मतलब एक किताब लिखा है, ठीक है, अमुक्ता मालदया, जो कि एक तेलुगु कविता थी, जो कि प्रशासन से संबंधित थी, ठीक है। अंडाल की कहानी में उनके सपने में भगवान विष्णु के आगमन का वर्णन करने वाला ग्रंथ है अमुक्ता मालदय। एक और भी किताब इन्होंने लिखा जिनका नाम था जम्बावती कल्याणम, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। तो अमुक्ता मालदय की बात करेंगे तेलुगु में था, और जम्बावती कल्याणम की बात किसमें था, तो संस्कृत में था। इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। तेलुगु साहित्य का, ठीक है, गोल्डन पीरियड, ठीक है, ध्यान रखेंगे किनके शासनकाल को कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। कृष्णदेव के राय के दरबार में, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या अष्ट दिग्गज रहते थे, क्या रहते थे, अष्ट दिग्गज। तो अगर आपसे पूछा जाए अष्ट दिग्गज की बात करेंगे, तो अष्ट दिग्गज की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगर अष्ट प्रधान की बात करेंगे तो मराठा शासक, ठीक है, शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्ट प्रधान, ठीक है। कृष्णदेव रायन दिनाचारी, ठीक है, कन्नड़, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इन्होंने तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवियों को अष्ट दिग्गजों का संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें ध्यान में सबसे विद्वान जो था, जिसमें पेन्ना की बात करें सबसे विद्वान था, ठीक है, अल्लासानी पेन्ना, जिसे आंध्र कविता पितामगम था, आंध्र कविता का पितामह कहते नाम से जाना जाता है। कृतियों के मनुचरितम तथा, ठीक है, ध्यान रखें, हरि कथा सारम शामिल है। तो हरि कथा सारम की बात के मनुचरितम के कौन है, तो पेन्ना जो है इसके लेखक है, ठीक है। अल्लाह स्वामी, अल्लाह सानी पेन्ना जो है इसके लेखक है, ठीक है। तेनाली रामकृष्ण का अपनी कविता वगैरह चुटकुले वगैरह बहुत सुने होंगे, ठीक है। ये भी एक अष्ट दिग्गज में से एक था, दरबारी विदूषक था, विद्वान था, कवि था। कि कृति की बात करें कौन से, पांडुरंग महात्यम, ठीक है। तेनाली राम की कविता आपने, जैसे उत्तर भारत में अकबर बीरबल का कविता जिस प्रकार से पॉपुलर है, उसी तरह कृष्णदेव राय और तेनाली रामन के भी बहुत सारे कहानी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कृष्णदेव राय की जो मतलब टैक्सेस वगैरह जो थी वो किस प्रकार से था, तब भूमि पर कर जो लगाई जाती थी, तो भूमि पर कर की दर गुणवत्ता के आधार पर ली जाती थी। कार्यशालाओं के निजी मालिकों को उद्योग कर भुगतान करना, कार्यशाला मतलब फैक्ट्री, उद्योग, तो उनके जो मालिक होते थे उनको उद्योग कर का भी भुगतान करना पड़ता था। अब यहाँ पे देखोगे सदाशिव राय, ठीक है, सदाशिव राय बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि सदाशिव राय जो था नाम मात्र का शासक था। इनके शासनकाल में जो वास्तविक शक्ति जो थी राम राय के हाथों में निहित थी, जिसने अपने स्वजन, ठीक है, अरबेडु वंश को रणनीतिक स्थानों को नायक नियुक्त करने का समर्थन भी किया था। राम राय एक महान योद्धा था, रणनीतिकार था, ग्रेट पर्सनालिटी था। उसने बीजापुर के शासक के साथ युद्ध किया और युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है। 70 वर्ष से भी अधिक की आयु थी, बड़ा वीरता के साथ लड़ता हुआ व्यक्ति, ठीक है, राम राय मारा गया था, ठीक है। हालांकि बाद में गोलकुंडा और अहमदनगर के खिलाफ बीजापुर के साथ गठबंधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता, तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध को राक्षसी तंगरी के युद्ध भी कहते हैं, तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं, बनी हट्टी की लड़ाई भी कहते हैं। ध्यान रखें, बनी हट्टी कहते हैं, राक्षसी तंगरी कहते हैं, या फिर तालीकोटा कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। युद्ध कब होती है, तो 1565 में क्या होती है, तो ये लड़ाई होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या था इस युद्ध में, तो इस युद्ध में, ठीक, 1565 विजयनगर तथा दक्कनी राज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, बीजापुर थे, अहमदनगर थे, गोलकुंडा थे, एक कौन नहीं था, तो बरार नहीं था, ठीक है। कौन नहीं था, तो बरार आपका इसमें शामिल नहीं था, बाकी सारे के सारे थे इसमें, ठीक है। इनकी संयुक्त सेना, ठीक है, के बीच में तालीकोटा या फिर राक्षसी तंगरी में एक लड़ाई होता है। राम राय ने व्यक्तिगत रूप से सेना के नेतृत्व किया, हालांकि पराजित होने के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। विजयी बहमनी सेनाओं ने इतिहास में पहली बार विजयनगर शहर में प्रवेश किया और कई महीनों तक लूटपाट की, ठीक है। इस युद्ध को सामान्यतः विजयनगर का अंत का संकेत माना जाता है, क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य का लूटपाट जब हो रहा था, तो उसी समय कुछ दिन के बाद एक यात्री आया था, ठीक है, इसका नाम था सेबल, ठीक है। सेबल ने एक पुस्तक लिखी विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, ठीक है, अ फॉरगॉटन एम्पायर, ठीक है। और इसको क्रस्ट के युद्ध के नाम से भी कहीं कहीं पे जाना जाता है, ठीक है, क्रस्ट का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इस सेबल की पुस्तक जो है
विजयनगर साम्राज्य अनफॉरगेटन एम्पायर उनकी पुस्तक है। तो उनके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में, राक्षसी तांगरी या फिर बनीहट्टी की लड़ाई के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो हम आते हैं, ठीक है, देखेंगे प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो राजा सर्वोच्च पदाधिकारी तथा उसकी सहायता कई उच्च पदस्थ अधिकारी करते थे। महाप्रधानी प्रधानमंत्री होते थे, दलबल की बात करें कमांडर होते थे, वत्सल की बात करें महल के रक्षक होते थे, राजसम की बात करेंगे तो सचिव होते थे, फिर लेखाकार, अध्यपम की बात करें निजी परिचारक होते थे, कार्यकर्ता की बात करेंगे तो कार्यकारी एजेंट होते थे। जैसे निचले स्तर पर अधिकारियों का नेतृत्व किया जाता था, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं। राज साम्राज्य को मंडलम में बांटा गया था। साम्राज्य किसमें बांटा हुआ था? मंडलम में, जिसको बोलते थे राज्य। फिर मंडलम जो था नाडु में बता हुआ था, जिसका बोलते थे जिला। ठीक है, ध्यान रखें, बलनाडु कहते हैं, यहाँ पे नाडु लिखा हुआ। उसके बाद उपजिला होता था, उसके बाद क्या था, गांव होते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य अथवा प्रांत प्रधानी नामक गवर्नर द्वारा शासित होते थे। ठीक है, राज्य अथवा प्रधान की बात करेंगे तो प्रधानी नामक गवर्नर के द्वारा क्या होते थे, शासित होते थे। नाडु, सीमा, अथला, कंपना आदि जैसे छोटे प्रशासनिक विभाग थे, जिनमें से सबसे छोटी की इकाई की बात करें क्या था, तो क्या होता था, ग्राम जो था सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आप देखोगे तो एक प्रणाली प्रचलित थी जिसको नायक प्रणाली कहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो तेलुगु एवं कन्नड़ क्षेत्र में नायक सैन्य प्रमुख को दर्शाता है। नायक जो होते थे क्या होते थे, सैन्य प्रमुख को दर्शाता था। ठीक है, अब नायक जो होते थे, दिल्ली सल्तनत जब पा रहे था तो इक्ता पर रहते ना, इक्ता प्रणाली जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसमें इक्तादारों को क्या होता था, भूमि देना पड़ता था। ठीक है, भूमि जब दे दिया जाता था राज्य के द्वारा, और उसके बदले में जो इक्तादार जो होते थे राज्य को सैन्य सेवा देते थे। तो यहाँ पर भी जो था वही नियम था। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर ध्यान, इनको भी मतलब सैन्य सेवा के लिए नायकों को सौंपा गया राज्य जो 17वीं शताब्दी में काकतीय साम्राज्य में भी मौजूद था। इनको भूमि दे दिया जाता था, राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था, और जिसके बदले में क्या करते थे, तो जिसके बदले में राजा को वो सैन्य सेवा देते थे। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के ही मतलब समान थी। महानवमी उत्सव के दौरान नायक राजा को राजस्व का हिस्सा देते। महानवमी उत्सव जो होता था उसी में दौरान नायक जो होता है राजस्व का हिस्सा देते थे। ठीक है, नायक राजा को राजस्व का हिस्सा देते थे। अब वो लोगों से राजस्व का हिस्सा कैसे देंगे, तो सबसे पहले राजा के पास क्या है, राजा के पास तो पूरा देश ही है, तो भूमि राजा का है। तो राजा ने भूमि दे दिया, नायक को दे दिया, बोला नायक क्या करो, भूमि से तुम राजस्व वसूलो, और जो पैसा जो तुमको होता है ना अपने सेना के ऊपर खर्च करो, अपना काम चलाओ। ठीक है, और जब हमें जरूरत होगी ना तो उसके बदले में हमको क्या करना, तुम सेना देना। ठीक है, मतलब राजा के पास हमेशा एक बड़ी अस्थायी सेना नहीं होती थी। जब राजा को आवश्यकता होती थी युद्ध वगैरह में, तब अस्थायी सेना का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो सेना हमेशा अस्थायी नहीं होती थी। दिल्ली सल्तनत में भी आप देखोगे तो डेट टाइम भी यही नियम था, सेना कभी भी राजा के पास बहुत अधिक अस्थायी नहीं होता था। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या, नायक जो था राजा को मतलब क्या करे, सैन्य सेवा देता था। लेकिन क्या होता ना, राजस्व ज्यादा वसूला जाता था, जिसमें राजस्व जब एक्स्ट्रा हो जाता था तो उस राजस्व को मतलब क्या होता था, फिर राजा को मतलब दोबारा चुका देना होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वही जो इस महानवमी का उत्सव जो था, और महानवमी का त्योहार जो था ना, दुर्गा पूजा जो था, विजयनगर साम्राज्य में बड़ा धूमधाम के साथ मनाया जाता था। आप देखेंगे अमर नायक प्रणाली क्या थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासन करने के क्षेत्र प्रदान किए जाते थे। ये क्षेत्र किसानों, शिल्पकारों एवं व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि क्या करते थे, वसूल करते थे। ये राजस्व का हिस्सा निजी उपयोग एक निश्चित संख्या में घोड़ों तथा हाथियों के रखरखाव के लिए रखते थे, जिससे शासकों को प्रभारी सैन्य सहयोग से प्राप्ति होती थी। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों के रखरखाव एवं सिंचाई कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अमर नायक प्रणाली का संबंध अगर पूछेगा तो कहाँ से है, तो विजयनगर साम्राज्य से। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र प्रदान किए जाते थे, और वहां से जो इनकम जो वसूल, ये क्षेत्र से किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया वसूल भी करते थे। ठीक है, एक तरह से देखेंगे, एक तरह से जमींदारी टाइप का है ये। ठीक है, और जिसके बदले में क्या था, सैन्य सेवा भी रखना पड़ता था। तो नायक प्रणाली भी था, अमर नायक प्रणाली भी था। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो विदेशी यात्रियों ने विजयनगर और बीजापुर जैसे शहरों में शासकों, अधिकारियों, अभिजात वर्ग की वैभवपूर्ण जीवन का शैली का उल्लेख है। मतलब उनका जीवन जो था काफी अधिक क्या था, वैभवशाली था। ठीक है, जो व्यापक गरीबी और गुलामी की उपस्थिति के क्या था, विपरीत था। ठीक है, शासक वर्ग शासित के मध्य खाई बढ़ती जा रही थी। मतलब शासक वर्ग जो था वो काफी अधिक पावरफुल होते जा रहा था, जो रूलर क्लास जो थे, एक रूल क्लास होते जिनके ऊपर रूल करते थे, उनके बीच में डिफरेंसेस काफी बढ़ जा रहा था।
अब पुर्तगाली लेखक जो नूनिज de वो लिखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष, लेखांकन और भविष्यवाणी करने में विशेषज्ञ थी। अब महिला का रोल जो था सेना में था, इसलिए मैंने पहले ही बताया था विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की भूमिका अच्छी थी। ठीक है, कृष्णदेव राय के सेना में पर्सनल बॉडीगार्ड में, निजी अंगरक्षक में भी महिला हुआ करती थी। ठीक है, हालांकि विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति भी था। ठीक है, वेश्यावृत्ति से जो पैसा जो आता था ना, उससे मतलब पूरा पुलिस का सैलरी जाता था। ठीक है, जो पुलिस का सैलरी जो होता था, पुलिसिंग जो था, उसका वेतन जो होता था, वेश्यावृत्ति से जो कर आता था उससे मिल जाता था। समझ सकते थे, वेश्यावृत्ति बड़े मतलब लीगल था डेट टाइम, तब ना टैक्स वसूल के पुलिस को आप सैलरी दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको यार, गुलाम, गुलाम को क्या बोलते हैं, गुलाम भी थे यहाँ पे। तो दास, दास भी था यहाँ पे, ध्यान में रखेंगे। विधवा विवाह भी होता था। विधवा विवाह जब होती थी तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा सकता था। हालांकि विवाह करने पे विजयनगर साम्राज्य में आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अगर विधवा का विवाह होता तो किसी प्रकार की टैक्स नहीं ली जाती थी। ठीक है, दास प्रथा भी था, बाल विवाह प्रथा भी था। ठीक है, सती प्रथा का भी बहुत कम जगह पे थोड़ा थोड़ा उल्लेख आपको देखने को मिला। सती प्रैक्टिस थी विजयनगर साम्राज्य में, सती प्रैक्टिस थी, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं होता था। नायक वाले लोग जो थे या फिर जो रूलर क्लास जो था, उसमें सती प्रैक्टिस भी था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कर की दर, फसलों के प्रकार, मृदा सिंचाई की विधि आदि के अनुसार अलग अलग होती थी, एक जैसा नहीं था। भूमि कर के अलावा कई अन्य कर भी थे, जैसे संपत्ति कर देना पड़ता था, उपज की बिक्री पर कर देना पड़ता था, व्यवसाय कर देना पड़ता था, सैन्य योगदान भी देना पड़ता था। सैन्य योगदान कब होता था, जब युद्ध हो जाए देश से, ठीक है, किसी भी पड़ोसी से लड़ाई हो जाता है, तो उसी समय विशेष प्रकार से कर लगाया जाता जो कि शांति के काल में नहीं होता था। अब विवाह कर भी देना पड़ता, और शादी करने के लिए क्या था, विवाह कर था। हालांकि कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, मतलब इसने सारे ही लोगों से विवाह कर को क्या किया, समाप्त कर दिया। लेकिन पहले के शासक जो विवाह कर लेते थे तो विधवा से विवाह कर नहीं लेते थे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे इन गैर कृषि समूहों को सामान्यतः पड्डा, ठीक है, पट्टा डायोर मतलब कार्यशाला वाले लोग कहते थे। ठीक है, और इनको मतलब ध्यान में रखेंगे, कास कास या वर्ग मतलब नगद के रूप में भी कर का भुगतान वाला होता था। ठीक है, तो दो तरह से मतलब टैक्स चुकाया जाता था, एक काम करके चुका दो, कार्यशाला वाला लोग जो थे, एक जो थे नगद के रूप में चुकाते थे। तो दोनों तरह से मतलब जो थे टैक्स मतलब चुकाते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखो व्यापारियों के स्थानीय समुदाय, जिनको कदीराई चेट्टी कहते थे, ये घोड़ा के व्यापारी थे। ठीक है, या फिर आप देखो विजयनगर साम्राज्य में एक समुदाय था चेट्टी, एक समुदाय था शेट्टी। ये चेट्टी और शेट्टी जो था, ध्यान में रखेंगे, मुख्यतः क्या थी कि व्यापारी समुदाय, इनका काम क्या था, व्यापार करना इनका काम था। ठीक है, लेकिन कदीराई चेट्टी जो था ये घोड़ा के व्यापारी होते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य स्वर्ण सिक्का की बात करेंगे, बराह था। ठीक है, उसके बाद पेरटा भी था। ठीक है, फनम भी था। ठीक है, तो बराह जो था सबसे बड़ा सिक्का था। और ध्यान रखें, बराह का आधा को पेरटा बोलते थे। फनम जो था, बराह का मतलब कितना होता, पेरटा का मतलब 1/10 होता था। तो तीनों प्रकार के करेंसी आपको ध्यान रखें। बराह की बात करेंगे तो सोना का सिक्का था, और सबसे बड़ा जो था यही होता था। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, कला संस्कृति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और यहीं पे आज हम लोग समाप्त करेंगे कला संस्कृति को पढ़ के। ठीक है, तो कला और वास्तुकला के हिसाब से बात करेंगे तो अब्दुल रजाक ने हम्पी में किलों को 7 पंक्तियों का उल्लेख किया, जो न केवल शहर को ही बल्कि इसके कृषि क्षेत्र और जंगल को भी घेरे हुए था। इसकी अपनी विशेष विशेषताएं थी, जो कि प्रोविडा शैला। ठीक है, कौन सी शैली में थी, प्रोविडा शैली में बनी थी, बड़ी संख्या में स्तंभों वाला बना जाता है। तो विजयनगर का किला जो था बहुत ही मतलब क्या था, सुंदर था। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी, जैसे कमलापुरम तालाब था, हिरिया नहर था। ठीक है, जो कि तुंगभद्रा नदी से जल आपूर्ति देकर काम करती थी। जाहिर तौर पर संगम वंश के शासकों के द्वारा निर्मित था। शहर में तुंगभद्रा को जल प्राप्त करने वाली एक विस्तृत नहर प्रणाली थी, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में बना था। जो बता रहा था ना, तुंगभद्रा नदी से उन्होंने नहरें निकलवाई थी, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में ही बना था। ठीक है, विजयनगर को पवित्र केंद्र और शाही केंद्र के रूप में विभाजित किया गया था। एक पवित्र केंद्र था जहाँ पे मंदिर वगैरह था, एक शाही केंद्र था, वहां से प्रशासन चलती थी। पवित्र केंद्र किस प्रकार का था, तो धार्मिक केंद्र था। तो दो हिस्सा में शहर को विभाजित किया गया था। एक त्योहार होता था महानवमी का त्योहार, जैसे महानवमी डिब्बा कहते हैं। ठीक है, ये त्योहार बड़े धूमधाम के साथ विजयनगर में मनाया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित विशाल मंच ऐसे साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। इस संरचना में महानवमी से जुड़े अनुष्ठान किए जाते थे, जो शरद मास में मनाए जाते। 10 दिनों के हिंदी त्योहार
ठीक है। उत्तर भारत दशहरा के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण दिन था, ठीक है। तो दशहरा का त्योहार विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही मतलब बेहतरीन ढंग से मनाया जाता था, ठीक है। ध्यान रखें, विजयनगर का जब यात्रा करने वाला डोमिंगो प्याज जो था, इसको विजयशाला मतलब हाउसेस ऑफ विक्ट्री बताया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखिए हजारा राम मंदिर, ठीक है। इस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उकेरे हुए, ठीक है। हजारा स्वामी मंदिर कहते हैं, राम मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। गोपुरम मंडपम की बात करेंगे तो मंदिर में निर्माण किया जाता है। गोपुरम क्या होता था? राय गोपुरम शाही प्रवेश द्वार होता था, केंद्रीय देवालों के मीनारों के भव्य होते थे। दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला कल्याण मंडपम इस अवधि के दौरान मंदिर निर्माण की उल्लेखनीय विशेषता भी थी। तो गोपुरम मंडप जो था विजयनगर साम्राज्य का दिया, मंडप में देवता होते थे, ठीक है। और गोपुरम जो था क्या था? शाही प्रवेश द्वार था। विरूपाक्ष मंदिर की बात की इंपॉर्टेंट है, शिव मंदिर है, ठीक है। हजारा स्वामी का राम मंदिर था, उसके शिव मंदिर है, ठीक है। तो शिव मंदिर के बाद विरूपाक्ष राज्य के संरक्षक देवता थे। तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करेंगे तो राज्य के संरक्षक देवता थे विजयनगर साम्राज्य के। ध्यान रखें, विट्ठल मंदिर की बात करेंगे तो विष्णु के मंदिर थे। इसमें कई सभागार एवं रथ के आकार का एक मंदिर था। मंदिर परिसर में एक विशिष्ट विशेषता की बात करेंगे, रथ गलियां थी जो मंदिर के गोपुरम से एक सीधी रेखा में जाती थी। संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध थी। तब विट्ठल स्वामी के मंदिर में जाएंगे तो दीवार पे जैसे ही आप थोड़ा सा ताली बजाएंगे ना, ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे तो मंदिर से ऑटोमेटिक क्या निकलेगा? संगीत निकलेगा। जैसे ही ताली मारेंगे ना तो कंपन से क्या विशेष प्रकार का संगीत निकलना शुरू होता है मंदिर से, विट्ठल स्वामी के मंदिर से, ठीक है। तो हजारा और विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किनको जाता है? तो कृष्ण देव राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में ये मंदिर थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब पूछेगा विजयनगर साम्राज्य आधुनिक समय में कहाँ पे था? कर्नाटक का हिस्सा देख लीजिए, ठीक है। साथ में बात करेंगे ना आंध्र प्रदेश का हिस्सा देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का भी, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का भी। इन क्षेत्रों में मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपको विजयनगर साम्राज्य भी वर्तमान स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कल के क्लास में आज मैंने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बना के देखिएगा, बनेगा। और विजयनगर दक्षिण भारत से अगर प्रश्न होगा तो एक क्वेश्चन आपको विजयनगर साम्राज्य से रहता है, ठीक है। अब मुख्यतः क्या पूछ देगा? किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कल के क्लास में हम लोग बहमनियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहमनी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बहमनी के बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने आपको क्या पढ़ाया? तो आज हमने आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया, ठीक है। कल हम क्या पढ़ाएंगे? तो कल हम आपको, ठीक है, बहमनी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं रात वाली क्लास में। सेट नंबर दे दिया, पॉलिटी बनाना है एडिटोरिया का, ठीक है। तो सभी लोग उसको बना के रखिए, रात में आज उसकी डिस्कशन होगी और शाम में आपकी क्या सर होगी? तो शाम में क्लास ऑब्जेक्टिव की नहीं होगा क्लास क्या? होगी। अभी तो हम बोल ही रहे थे शाम में क्लास में होगा, तो पहले ही बोल दिए, तो बोले से शाम में क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का। अभी विजयनगर साम्राज्य पढ़ा दिया, ठीक है। कल बहमनी पढ़ कर आना है और रात में पॉलिटी का टेस्ट नंबर 8 होगा, ठीक है। तो कल क्या पढ़ के आना है? बहमनी आपको पढ़ के आना है, ठीक है।